नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक ताजा बयान दिया है। उनका कहना है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं हो सकती है। ये बयान किसके लिए दिया गया है? इंडिया गठबंधन के लिए। उन्होंने ऐसा कहकर इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अटकलों को विराम दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि वो तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। अब तीसरा मोर्चा कौन होगा? क्या प्रशांत किशोर की पार्टी होगी या फिर आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां होंगी? कौन होगा और इसका बिहार की राजनीति पर, बिहार के आने वाले चुनाव पर क्या असर होगा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवैसी का जो बयान है वो क्या संकेत देता है? और दूसरा सवाल ये भी है कि आखिर मोदी विरोधी या भाजपा विरोधी या एनडीए विरोधी होने के बावजूद पार्टियां ओवैसी के साथ चुनाव लड़ने से क्यों कतराती हैं? देखिए, एमआईएम प्रमुख ओवैसी के संदेश के बाद ही जो उनके प्रदेश प्रमुख हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी महागठबंधन के नेताओं को कि वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन महागठबंधन के नेताओं की तरफ से, महागठबंधन नहीं बोलिए बल्कि आरजेडी को चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि आरजेडी जो ही बड़े भाई की भूमिका में सारे निर्णय वही ले रहे हैं, कर रही है ना। तो उनको चिट्ठी लिखी और ये कहा कि हम महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आरजेडी के नेता मनोज झा ने क्या कहा कि अगर बीजेपी को आप हराना चाहते हैं तो बेहतर ये होगा कि आप चुनाव ही ना लड़े, है ना। ये बात जो है कहीं ना कहीं एमआईएम प्रमुख को चुभ गई है। उनको लगी है कि भाई हम तो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। पिछली बार चुनाव में यही आरोप लगा एमआईएम पे कि जो बहुमत से पीछे रह गया आंकड़ा, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी जो महागठबंधन का आंकड़ा पीछे रह गया, तो आरोप किस पे लगा? एमआईएम पे आरोप लगा कि एमआईएम जो है वो बीजेपी की बी टीम है, उसकी भूमिका में वो है। तो उनका कहना यही है कि भैया एक तरफा मोहब्बत नहीं हम कर सकते हैं। हमने तो पेशकश की, पहल की कि हम महागठबंधन में शामिल हो जाएं और एंटी बीजेपी वोट्स का जो बिखराव है उसको हम रोक दें। साथ साथ आपकी ये जो शिकायत है कि हम बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम करते हैं, तो वो शिकायत भी आपकी दूर हो जाए। लेकिन बात बनी नहीं। यहां तक कि जो महागठबंधन की जो बैठकें हुई उस पे इस विषय पर विचार विमर्श भी नहीं हुआ कि एमआईएम को भी इसमें शामिल किया जाए, उनके लिए भी स्पेस बनाया जाए, जगह बनाया जाए। हालांकि एमआईएम की छवि पहले से सुधर गई है। ओवैसी भाईजान जो हैं वो भभकी जो अभी दे रहे हैं वो इसलिए ऐसे ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, उसमें जो उनके बयान आए उसने उनकी छवि को जो बहुत बदल दिया है, राष्ट्रवादी छवि हो गई है। पहले वो बहुत सांप्रदायिक छवि रखते थे, इस बार इस प्रकरण के बाद राष्ट्रवादी छवि उनकी बनकर उभरी है। तो उनको ये उम्मीद थी कि ये छवि जो बदली है इसके बाद वो एक्सेप्टेबल हो जाएंगे, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई है महागठबंधन की तरफ से। उनकी तरफ से क्लोज डोर हो गया। तो उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि भाई पिछली बार वाली स्थिति हो सकती है कि हम जो है तीसरे मोर्चे का विकल्प तैयार करेंगे। ऐसी जो पार्टियां जो महागठबंधन में नहीं है, जो एनडीए में नहीं है और उनके आगे वहां जाने की संभावना नहीं है, उन पार्टियों को अप्रोच करेंगे और तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे। बिल्कुल। तो लेकिन मेरा अपना जो मानना है कि जो भी एनडीए विरोधी पार्टियां, उनका एक सबसे बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक जी। जितनी भी एनडीए विरोधी पार्टियां हैं वो एक बहुत बड़ा चंक मुस्लिमों का उनको वोट देता है जी। तो ऐसे में ये कभी नहीं चाहेंगी कि ओवैसी जैसा दमदार मुस्लिम नेता उनके साथ आए, क्योंकि उनको ये हमेशा डर सताएगा कि यदि ओवैसी आ गए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का झुकाव उधर ज्यादा होगा और किसी भी हालत में नाराज होने की स्थिति में ओवैसी बार्गेन करने की पोजीशन में आ जाएंगे। वो यदि आ जाते हैं और वो
एक अच्छा खासा वोट बैंक हासिल कर लेते हैं, तो वो एक टाइम पे इस पोजीशन में आ जाएंगे कि वो ब्लैकमेल कर सकते हैं इन पार्टियों को, और वो अपने हिसाब से, और नहीं तो नाराज होके जाने की धमकी देके और मुस्लिम वोटों को अपने साथ करने की धमकी देके कहीं न कहीं ब्लैकमेल कर सकते हैं या उनको डाउन कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि जो छीना झपटी है ना, जितनी भी एनडीए विरोधी पार्टियां हैं, उनकी छीना झपटी मुस्लिम वोट के लिए, मुस्लिम वोट हाँ, से। क्योंकि उनका जो देखिए एमआईएम का जो बेस है वो मुस्लिम वोट है, हाँ, है ना। अभी तक पार्टी इस पार्टी को क्या माना जा रहा है, हालांकि ओवैसी ने पिछले चुनाव में भी 2020 का चुनाव, सुनीता जी आपको याद होगा, कई सारे कैंडिडेट खड़े किए थे। तकरीबन 20 से 22 कैंडिडेट उन्होंने पिछली बार चुनाव में खड़े किए थे, 20 कैंडिडेट, उसमें से कई सारे नॉन मुस्लिम थे, है ना। अभी भी जो पिछला उपचुनाव हुआ बिहार में, है ना, उसमें ओवैसी की पार्टी से जो कैंडिडेट उतारे गए उसमें नॉन मुस्लिम भी थे। तो ये अपनी छवि वो बदलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो महागठबंधन में डर क्या है, महागठबंधन में दो डर है। छवि उन्होंने बदली जरूर है, लेकिन वो जो बड़ी छवि उनकी है कि एक सांप्रदायिक छवि जो बनी हुई है, महागठबंधन के लोगों को दो डर है। एक तो ये कि ओवैसी का कद बहुत बड़ा अगर राज्य में बन गया तो रीजनल पार्टियों के लिए संकट हो जाएगा, खासकर महागठबंधन के जो दल हैं जिनका एमवाई आधार है ना, एमवाई आधार है, या कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अन्य सेक्शंस का भी वोट जुड़ जाता है, मुस्लिम्स का भी वोट वहां पे महत्वपूर्ण होता है। तो वो जो आधार है उस पे उनकी सेंधमारी हो जाएगी। और आपने जैसा कहा कि जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो ओवैसी के इसमें जा सकती है। दूसरा ये होगा कि ओवैसी के आने से महागठबंधन के दलों को ये भी डर है कि उनका जो सेकुलर वोट है ना, जिसमें सभी शामिल है ना, हर सेक्शन का वोट शामिल है, जिसका वो जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं। बड़ा चंक तो एमवाई है, बड़ा चंक जिसकी बात करते हैं, लेकिन बाकी वोट भी तो है उनके, तो वो कहीं बिखर ना जाए, वो कहीं उनसे दूर ना चला जाए, ये डर भी उनको सताता है, जिसकी वजह से बढ़ा हुआ हाथ पकड़ने में, ओवैसी का हाथ पकड़ने में उन्हें कहीं ना कहीं भय लगता है। लेकिन इसके नुकसान भी हैं और इसके फायदे भी हैं। तो ये आकलन जो है वो चल रहा होगा इस समय महागठबंधन में, ये आकलन चल रहा होगा कि अगर ये थर्ड फ्रंट के तौर पे अपने को प्रस्तुत कर देते हैं। पिछली बार थर्ड फ्रंट में कौन था? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, है ना, आरएलएसपी, तब वो आरएलएसपी होती थी, अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो गई है। इसके अलावा बीएसपी भी उसमें थी, एक दो दल और भी थे, मिल गए, है ना, राजभर की पार्टी भी उसी में शामिल थी। तो एक उन्होंने एक अलायंस बना लिया था, और हालांकि वो बहुत कामयाब नहीं हुए थे, ओवैसी की पार्टी को ही 5 सीटें मिली थी, एक अच्छी ओपनिंग उनकी हो गई थी, वोट भी 1.5% से ज्यादा ही उनको मिल गए थे। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये तो कैलकुलेशंस आरजेडी में पहले ही शुरू हो गया था कि अगर ओवैसी मजबूत होते हैं बिहार में तो आरजेडी कमजोर होगी, है ना। तो ये कैलकुलेशन तो अभी भी चल रहा है, तो उधेड़ बुन वाली बहुत स्थिति है। लेकिन इस बार क्या है कि डू एंड डाई सिचुएशन है, आरजेडी के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। कांग्रेस की तरफ से भी ये दबाव होगा कि भैया इनको किनारे नहीं रहने देना है, अगर हमको यहाँ पे परिवर्तन लाना है ना, जिसकी संभावनाएं बहुत बन रही हैं, सर्वे में भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत सारे और अन्य बातें जो आ रही हैं जिसमें उनके लिए अच्छी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, तो वो उसको और मजबूत बनाना चाहते हैं। तो दबाव कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी हो सकता है, अन्य दलों की तरफ से, जो महागठबंधन में अन्य पार्टियां शामिल हैं उनकी तरफ से भी हो सकता है कि भैया ओवैसी को किसी तरह से एडजस्ट करो, है ना। आरजेडी इस मूड में नहीं है, लेकिन नफा नुकसान का आकलन शुरू हो गया है, और खासकर जो सीमांचल का क्षेत्र है ना, मिथिलांचल का क्षेत्र है, आपको पिछली बार भी याद होगा कि ओवैसी के कारण कई सीटों पर बहुत कम मार्जिन से आरजेडी कांग्रेस की हार हुई थी, है ना। तो पिछले चुनाव में बहुत कांटे का मुकाबला था, इन सीटों पर जो हार हुई उससे बहुत फर्क पड़ा, है ना, कि थोड़े ही पीछे रह गए, लेकिन बहुमत के आंकड़े से महागठबंधन पीछे रह गया। तो इस पे मंथन शुरू हो गया होगा। तो
ओवैसी का जो बयान है, ताजा बयान, वो ये सीधा संकेत देने की कोशिश है, एक तरह से भपकी है, आप कह सकते हैं। ओवैसी भाईजान की, जो मैंने कहा, ओवैसी भाईजान की भपकी है कि भैया हमको शामिल करो, हमने अपनी पहल कर दी है, हमने लेटर दे दिया है, हमने बता दिया है कि हम शामिल होना चाहते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम फिर तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे। और तीसरा मोर्चा खड़ा करने की स्थिति में आपकी कंडीशन क्या हुई थी पिछली बार, इस बार हमारी पॉपुलैरिटी और बढ़ी है और लोग जुड़े हैं। और एक बात और आपको बता दें कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें पकड़ असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ी है। किसी भी आकलन में, किसी भी सर्वे में MIM की जो पकड़ है मुस्लिम वोटों में, वो बढ़ी है। इसके बावजूद कि उनके 4 विधायक जो है वो पाला बदलकर RJD में चले गए थे, RJD उनको अपने साथ जोड़ना नहीं चाहती है। इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय में अगर मुस्लिम वोट बैंक को आप बैंक की तरह देख रहे हैं तो वहां पे उनकी से बढ़ी है। ये जोखिम भरा फैसला हो सकता है, खासकर इसका नुकसान RJD को हो जाएगा, RJD, कांग्रेस को सीमांचल और मिथिलांचल के क्षेत्रों में या उन जगहों पे कम से कम नुकसान हो सकता है जहां साइजेबल नंबर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स के साइजेबल नंबर्स हैं, निर्णायक भूमिका में हैं, या वो ऐसी स्थिति रखते हैं कि बहुत कांटे का मुकाबला हो तो उनका वोट बहुत माने रखता है, वहां पे इनको नुकसान निश्चित रूप से हो सकता है ऐसी स्थिति में। और इनकी कोशिश होगी कि इस डैमेज को पहले ही कंट्रोल कर लें। दूसरी तरफ इसका फायदा NDA को मिलेगा। अगर ये स्थिति बनती है तो पिछले चुनाव की तरह NDA को इसका फायदा मिलेगा, यानी BJP JDU को इसका सीधा फायदा मिलेगा। या अगर रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान अकेले चुनाव में जाने का फैसला कर लेते हैं, हालांकि इसकी संभावना अभी नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कैलकुलेशन परम्यूटेशन कुछ भी हो सकता है, तो वहां अगर वो अलग लड़ने का फैसला कर सकते हैं तो उसका फायदा महागठबंधन को होगा। ठीक उसी तरह ओवैसी अगर थर्ड फ्रंट के साथ फिर एक बार चुनाव में जाते हैं तो इसका फायदा NDA को होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो आपको लगता है कि विचार करना चाहिए, मेरा अपना मानना है कि शायद जो भी स्थापित पार्टियां हैं और जो जिनको मुस्लिम वोट बैंक का एक बहुत बड़ा मतलब चंक हासिल है, वो कभी नहीं चाहेंगी कि ओवैसी जैसे कद्दावर नेता उनके साथ आए और उनको श्रेय मिल जाए मुस्लिमों का वोट लाने का या उस पर पकड़ बनाने का। श्रेय तो देना नहीं चाहेंगे, हाँ, नहीं लेकिन मजबूरी है पकड़ बनाने का। तो देखिए अब क्या होता है आगे आगे, आपका अपना आकलन है और मेरा अपना है। हमको नहीं लगता है कि अभी ये लोग वो रिस्क नहीं उठाएंगे, वो रिस्क उठाना नहीं चाहेंगे। इसके बदले वो अपने कैंपेन में इस तरह की चीजें शामिल करेंगे कि ओवैसी को वोट देना बेकार चला जाएगा आपको। लेकिन तो, फिर से वो तो नहीं कह सकते ना कि BJP की B टीम है, या उन्होंने हमसे अप्रोच नहीं किया, हमारे गठबंधन में नहीं, इन्होंने तो सब कुछ कर दिया, इन्होंने अपना पत्ता फेंक दिया और ये साबित कर दिया। जैसे चूंकि जो ये लोग ये आरोप लगा के ओवैसी को खारिज करते थे, तो उन्होंने एडवांस में उनसे अपने गठबंधन करने की बात कह के मंशा जाहिर करके ये बता दिया कि हम भाजपा की B टीम नहीं, हम आपके साथ आना चाहते हैं। और अब वो फील्ड में जाएंगे तो इसी दमखम के साथ जाएंगे कि देखो हम तो कह रहे थे कि साथ जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने साथ नहीं आने दिया, मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, हकीकत कुछ और है। तो ये सच बात है। अब ओवैसी जी के आने से यदि तीसरा मोर्चा बनाते हैं, उसमें शामिल होते हैं, तो क्या चुनाव पर असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। हम लोग भी इंतजार करते हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। दर्शकों, ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।